हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं डेटा वेयर हाउस की यूनिट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा डेटा वेयर हाउस की यूनिट 1। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है AKTU का। सिलेबस में देखो मोटा मोटा आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। डेटा वेयर हाउस के बारे में देखना है, इसकी डेफिनीशन, ओवरव्यू, कंपोनेंट्स, और इसमें एक डायग्राम भी है। उस डायग्राम में जो भी एक दो चीज़ें हैं वही एक्सप्लेन करनी है। और बिल्डिंग डेटा वेयर हाउस, मतलब एक डेटा वेयर हाउस कैसे बनते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं वो आपको बताने होंगे। फिर इसके बाद डेटा वेयर हाउस का डेटाबेस, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये सारे टॉपिक जो पढ़ाऊँगा उन्हीं में कवर हो जाएगा। फिर आर्किटेक्चर है, तो इसमें आपको पढ़ना होगा कि हम मल्टीपल प्रोसेसर क्यों मैप करते हैं और ये कंसेप्ट इसमें कहाँ से आ गया, कितने टाइप्स के मल्टीपल प्रोसेसर के जो आर्किटेक्चर है कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मल्टी डायमेंशनल मॉडल है। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे कि जब डेटा को अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर आ जाते हैं, तो वो एक उसे हम मल्टी डायमेंशनल की तरह ट्रीट करते हैं। और जैसा भी उसका शेप बनता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नाम दे देते हैं। जैसे पहला वो क्यूब की तरह दिखेगा तो क्यूब बोल देंगे, स्टार की तरह दिखेगा या स्नोफ्लेक, ये कुछ इस तरीके का, तो उसी हिसाब से हमने उसका नाम दे दिया। बाकी ये दो टॉपिक फिर देखो जो भी हमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं तो मैंने उनमें स्टार मार्क कर दिया। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे तो टॉपिक बहुत कम है, तो ये सारे ही टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि AKTU का तुम जानते हो कोई भरोसा नहीं है कब क्या ना दे दे। ये दोनों टॉपिक जो कि डायरेक्टली सिलेबस में नहीं थे लेकिन प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये बियॉन्ड सिलेबस, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आप लोग एक बार देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। अब देखो, ये टॉपिक शुरू करने से पहले, बल्कि पूरी यूनिट शुरू करने से पहले, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, पूरा चैप्टर समझ जाओगे। देखो ये जितनी भी कंपनीज होती हैं, बल्कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज जो तुम्हारी सपोज ये जो रिलायंस कंपनी है, अब इसके कई सारे सब पार्ट हैं, मतलब इसकी स्टोर कह सकते हो, अलग अलग स्टोर्स हैं। जैसे तुम्हारा एक आजियो है, जियो मार्ट है, एक जियो फ्रेश करके भी है, और एक कोई जियो डिजिटल या ऐसे करके कुछ है। बहुत सारे इसके अलग अलग स्टोर हैं। ये जितने भी अलग अलग स्टोर हैं, यहाँ पे डेली का डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, मतलब जो भी डेली ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं तो वहाँ डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक, वो उसे हम बोलते हैं एक नॉर्मल डेटाबेस। ठीक है, या उसे हम ऑपरेशनल डेटाबेस कह सकते हैं। और ये जो अलग अलग स्टोर में डेटा जनरेट हो रहा है, इस पूरे डेटा को सोचो कि जो भी ओनर हैं इस कंपनी के, अगर उसे डेटा चाहिए, अगर वो चाह रहे हैं कि हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि हमारी कंपनी में दिवाली में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिका, तो अगर वो किसी स्टोर में जाके, जहाँ अभी इतने हैवी सिस्टम नहीं है, वहाँ पर अगर क्वेरी रन करेंगे तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, प्लस वहाँ का काम रुक जाएगा और ये इतना इफिशिएंटली काम नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सारे स्टोर का डेटा कलेक्ट करके, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस करके या जैसा भी हम थोड़ा क्लीन वगैरह करके एक जगह स्टोर करते हैं। उसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी। ठीक है, जहाँ पे सारा डेटा एक एक जगह पे स्टोर कर देते हैं। अब वहाँ पर हम क्वेरी रन करते हैं और वहाँ हम इस तरह पूरा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि वो हैवी टास्क को ईज़िली हैंडल कर पाए। तो जो भी हमें चाहिए, सपोज़ हम देखना चाहते हैं, आई मीन जो भी कंपनी के ओनर हैं, सपोज़ उन्हें देखना है कि सेल्स के बारे में, या स्पेसिफिक वो बोल रहे हैं कि सिर्फ़ उन्हें प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा डेटा चाहिए, और फिर उसको वो अच्छे से चार्ट या ग्राफ में कन्वर्ट करके एक एनालिसिस करना चाहते हैं, ताकि आगे फ्यूचर के लिए बिजनेस में उसी हिसाब से एक अच्छे, एक बेटर डिसीजन ले सकें। तो इस तरह ये सारी चीज़ें काम करती हैं। मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है, और अब हम पढ़ना चालू करते हैं पूरा चैप्टर। अब सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। एक सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये पढ़ते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ की जाती है किसके लिए? कलेक्ट करने के लिए, स्टोर एंड मैनेज। जैसा कि मैंने बताया, डेटा को अलग अलग स्टोर से कलेक्ट किया, उसको एक जगह स्टोर किया, ठीक है, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, और फिर उसको मैनेज किया किसे? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, सो दैट इससे जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कैन एनालाइज द डेटा एंड मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। वही मैंने जो बताया अभी कि डेटा को एनालाइज करेंगे और इसके बाद एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे।
इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन डेटा कम फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग सिस्टम से डेटा आता है। कुछ सेल्स के सिस्टम होंगे, वहाँ से बैंकिंग, कस्टमर डेटाबेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट में हर टाइप का, मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ हर टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है। जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया। कस्टमर का भी डेटा है फ्लिपकार्ट में, बैंक बैंक वगैरह भी इन्वॉल्व है, बैंकिंग सिस्टम भी है, सेल्स तो हो ही रही है, सेल्स सिस्टम। तो वही मैंने लिखा है कि मतलब इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन डेटा कम्स फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम सच एज, ये मैंने 4 सिस्टम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, और भी सिस्टम हो सकते हैं। फिर अब ये क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशनल सिस्टम। अब देखो, इसे समझने से पहले फिर से मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ, थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ जाओगे। देखो, ये जो भी छोटे मोटे स्टोर हैं एक बिग ऑर्गेनाइजेशन के, यानी जो सब पार्ट हैं, तो यहाँ पर जो भी डेली ऑपरेशन होते हैं, लाइक जो भी पुराना स्टॉक है उसे अपडेट करना, और एक तरीके से मतलब यही सारा जो इंसर्शन डिलीशन अपडेशन हो रहा है प्रोडक्ट में, तो क्योंकि ये एक ऐसे समझो कि ये डेली ऑपरेशन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑपरेशनल डेटाबेस या नॉर्मल डेटाबेस कह सकते हो। तो ये ऑपरेशनल सिस्टम रन्स द बिजनेस, मतलब जो ऑपरेशनल सिस्टम है वो बिजनेस को रन करते हैं। जबकि जो डेटा वेयर हाउस है, जो मैंने अभी बताया पूरा, जहाँ सारे स्टोर का डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, वो क्या करता है, वो बिजनेस को एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों पॉइंट समझिए हो गए। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस। यहाँ पे हमने ओवरव्यू देख लिया, अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो इसकी डेफिनेशन ये बिल इनमॉन करके कुछ नाम है, इन्होंने दी थी, और इन्हें फादर ऑफ वेयर हाउस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। सबसे पहला है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब कि इसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कह रहे हैं डेटा वेयर हाउस को, इंटीग्रेटेड क्यों कह रहे हैं, टाइम वेरिएंट, नॉन वोलेटाइल, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझते हैं क्या है। देखो, ये जो डेटा वेयर हाउस है जहाँ बहुत सारा डेटा स्टोर है, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं तो चीज़ें याद रहेंगी, दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। सपोज रिलायंस के जो ओनर हैं उन्होंने कहा मुझे मुझे सिर्फ कस्टमर का डेटा चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ चाहिए जो दिवाली में जो सेल्स हुई हैं उनका जो प्रोडक्ट का डेटा है वो चाहिए। मतलब वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डेटा मांग रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, तो ये जो डेटा वेयर हाउस है वो इजीली उन्हें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा दे देगा, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब इंटीग्रेटेड क्या है, अब देखो अलग अलग जगह से जो डेटा आ रहा है वो अलग अलग फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो उसको जब फाइनली जब स्टोर करते हैं डेटा वेयर हाउस में, तो स्टोर करने से पहले उसको क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, कंसिस्टेंट बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये जो डेटा वेयर हाउस है ये इंटीग्रेटेड भी है। दूसरा टाइम वेरिएंट, ये तुम समझ गए होगे कि जो भी डेटा है इसमें क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है इसमें, हो सकता है लास्ट 15 या लास्ट 10 ईयर तक का डेटा भी हो, तो उसमें टाइम स्टैम्प तो होना ज़रूरी है ना, तभी तो हम सही से एनालिसिस कर पाएंगे, टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा डेटा किस टाइम का है। तो टाइम स्टैम्प भी इसमें बाकायदे हर डेटा में होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि जो डेटा वेयर हाउस है वो टाइम वेरिएंट भी है। दूसरा है फोर्थ है नॉन वोलाटाइल। तो इसको नॉन वोलेटाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो डेटा वेयर हाउस में एक बार अगर तुमने डेटा डाल दिया तो फिर उसे तुम ना ही डिलीट कर सकते हो ना ही मॉडिफाई कर सकते हो, केवल रीड कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि जो डेटा वेयर हाउस है वो एक नॉन वोलेटाइल है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो कितनी ईजी लगेगी ये समझने के बाद। अ डेटा वेयर हाउस इज अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा दैट सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। वही जो उतनी देर से बार बार कह रहा हूँ कि मतलब वही लास्ट में फिर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, एनालिसिस में, ये सब। अब एक और चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस पूछता है तो तुम ये चारों पॉइंट लिखोगे, और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया भी वो एक्सप्लेन कर दोगे। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ डेटा वेयर हाउस की। देखो वैसे तो पीडीएफ में पासवर्ड वगैरह होगा नहीं, लेकिन अगर हो तो तुम ये पासवर्ड यूज़ कर लेना, ठीक है। चलो बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ डेटा वेयर हाउस की। तो
सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कंपोनेंट कहाँ से आ गए ये डेटा वेयर हाउस में, ये सब क्या है। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डेटा को कलेक्ट करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये सब करने के लिए डेटा वेयर हाउस के अलग अलग कंपोनेंट हैं। वो सारे कंपोनेंट आपस में काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर वही फाइनली एनालाइज करना और डिसीजन लेना। ये सब यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि मतलब ये जो कंपोनेंट हैं ये हेल्प करते हैं एक रॉ डेटा को एक मतलब यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं और फिर वही ताकि तुम डिसीजन ले सको, एनालिसिस कर सको, ये सब। तो ये डायग्राम है और ये है तुम्हारे कंपोनेंट्स। ये देखो, ये है तुम्हारा डेटा वेयर हाउस और ये सब जो है ये इसके कंपोनेंट हैं। ठीक है, ये सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। अब वैसे तो हम मतलब जितने भी कंपोनेंट हैं सब बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें यही डायग्राम में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद ये सब जल्दी जल्दी एक बार रीड मार लेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब भी डेटा वेयर हाउस क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसमें डेटा डालना होता है। तो डेटा कहाँ से लाएंगे? डेटा सोर्सेज से। तो कई सारे डेटा सोर्सेज होते हैं, जैसे उनमें से एक है तुम्हारा ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। इसको OLTP भी कहते हैं, आगे समझेंगे ये सब क्या है। और अदर डेटा सोर्स से मतलब और भी डेटा सोर्स से भी डेटा आ रहा है और एक पर्टिकुलर एक सोर्स यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इनसे भी डेटा आ रहा है। फिर वो डेटा जाता है ETL में, यानी कि इसका फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। एक्सट्रैक्ट मतलब यहाँ से डेटा को यहाँ एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि डेटा अलग अलग फॉर्मेट में होगा और डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, उसे कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। फिर उस डेटा को यहाँ पे लोड कर देंगे। अब पूछोगे ये क्या है ये? तो देखो, चलो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये जिस तुम कंपनी का ये डेटा वेयर हाउस बना रहे हो, उस कंपनी के ओनर ने कहा कि अभी फाइनल डेटा वहाँ डालने से पहले मुझे कुछ एक क्विक एनालिसिस करने के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे डेटा भी दे दो। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि तुम चाहो तो डायरेक्ट यहाँ भेजने से पहले भी थोड़ा डेटा तुम ले सकते हो एनालिसिस करने के लिए। वो यहाँ पे मेंशन किया गया, ये वही स्टेप है। तो यहाँ से ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहाँ डेटा जाएगा डेटा वेयर हाउस में। और क्योंकि ये डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है और हम ये भी जानते हैं कि हर टाइम सबको हर टाइम मतलब पूरा डेटा नहीं चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये डेटा वेयर हाउस। तो ये क्या करेगा, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली जो चीज़ है वो कहाँ से आई? वो यहाँ से आएगी। ये जो लार्ज डेटा है इसको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग सब्जेक्ट यानी अलग अलग कैटेगरी या टॉपिक पे। जैसे फाइनेंस का जैसे यहाँ पे हम फाइनेंस का डेटा डाल देंगे, यहाँ पे हम कस्टमर का डेटा डाल देंगे, प्रोडक्ट का डेटा डाल देंगे। तो जो भी ये डेटा वेयर हाउस जिसमें लार्ज डेटा है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, इसी के हम सबसेट क्रिएट कर देते हैं और उन्हीं को कहते हैं डेटा मार्ट। फिर फाइनली यहाँ से डेटा अपना रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स के लिए चला जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले डेटा सोर्स। जैसा कि हमने पढ़ा, दिस इज द प्लेस वेयर डेटा इज जनरेटेड। ठीक है, OLTP, तो ये तुम्हारा क्या है? ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है। OLTP क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। ठीक। एज आई गेव द एग्जांपल ऑफ रिलायंस स्टोर अर्लियर, द डेली बिलिंग हैपनिंग देयर इज स्टोर्ड इन दिस डेटाबेस। मतलब जो भी डेली बिलिंग हो रही है वो जो डेटा है वो इन्हीं डेटाबेस में, ये जो तुम्हारा ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो अगर हमें ट्रांजैक्शनल डेटा चाहिए तो हम इस डेटाबेस से लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। दीज आर कॉल्ड, यानी इन्हीं जो भी तुम्हारे जो डेटाबेस हैं इन्हीं को हम कहते हैं क्या? OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैंडल फास्ट एंड करेंट डेटा। ठीक है, और भी अदर सोर्सेज हैं, उसमें तुम्हारे एक्सेल फाइल, फ्लैट फाइल्स हैं, जो भी डेटा आता है थर्ड पार्टी API से, वो सब है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है तुम्हारा ETL। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, बस इसको जल्दी से रीड कर देता हूँ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट तो है ही, तीन तीन स्टेप हो रहे हैं यहाँ पे। इट्स फुल फॉर्म, हाँ वो सब मैंने बता दिया। एक्सट्रैक्ट वो भी बता दिया, ट्रांसफॉर्म करना, फिर उसे लोड कर देना, ये सब हमने देख लिया। रिपोर्टिंग डायरेक्टली ये भी हमने देख लिया, ये जो हमने स्टेप पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी देख लिया। डेटा वेयर हाउस डेटाबेस, तो अब हम आ गए
इसमें ये जो डेटाबेस है इसके बारे में देखते हैं। अब इसके बारे में क्योंकि तुम्हें पता है कि हाँ बस डेटा यहाँ पे स्टोर होता है और इसलिए इसको सेंट्रल रिपोजिटरी बोलते हैं, और ये वर्ड मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था तो तुम समझ गए होगे पहले ही। तो यहाँ पे जो भी सारा तुम्हारा प्रोसेस्ड और इंटीग्रेटेड डेटा होता है वही स्टोर होता है। और तो डेटा वेयर हाउस के बारे में ऐसा कुछ पढ़ने को नहीं है, थोड़ा करेक्टरिस्टिक्स देख लो, मतलब कुछ तो लिखने के लिए होना चाहिए ना यहाँ पे, तो वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि ये जो डेटा वेयर हाउस डेटाबेस है ये स्टोर करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, मतलब पिछले 10-15 सालों का डेटा सब इसी में होता है। एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, मतलब ये डेटा यहाँ पे इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि तुम एनालिसिस कर सको, अच्छे से रिपोर्टिंग वगैरह कर सको। यूजुअली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिलेशनल टेबल, मतलब रिलेशनल टेबल यूज़ की जाती हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब देखते हैं अगला कंपोनेंट जो कि डेटा मार्ट, ये भी मैंने अच्छे से बता दिया है वहीं डायग्राम में ही, तो देख लेते हैं क्या है। द कंप्लीट वेयर हाउस इज सो लार्ज नॉट एवरी वन नीड, मतलब सबको पूरा नहीं चाहिए होता है हमेशा, इसलिए हमने डेटा मार्ट बना दिए। ये तुम्हारा एक स्मॉल पोर्शन यानी वही सबसेट होता है डेटा वेयर हाउस दैट इज़ डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। वही जैसा कि मैंने बताया अलग अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन्हीं के अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक की जो कि है बिल्डिंग आ डेटा वेयर हाउस। तो वैसे तो इस टॉपिक में कोई डेफिनेशन वगैरह देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम खुद ही समझ रहे होगे बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या है, डेटा वेयर हाउस बनाना। लेकिन फिर भी अब हेडिंग डालने के बाद कुछ तो लिखोगे ही ना, तो उसके लिए मैंने ये बता दिया है कि ये जो प्रोसेस होती है ये जो तुम्हारी सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी है यानी वही जो तुम्हारा डेटाबेस है उसको बनाने की, उसको डिज़ाइन करने की, कंस्ट्रक्ट करने की और फिर उसे मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है वही होती है बिल्डिंग अ, मतलब उसे ही कहते हैं बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस। बाकी ये वही लिखा है कि मतलब यहाँ पे डेटा अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, उसे प्रोसेस करके स्टोर किया जाता है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे की कंट्रीब्यूशन में 2 लोग हैं, इन लोगों का थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशन है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। इन्होंने दिया था, ये जो बिल इनमोन है इन्होंने टॉप डाउन अप्रोच दिया था, और ये जो तुम्हारे रैल्फ किम्बल हैं, अब प्रोनंसिएशन देखो, अब नाम का हो सकता है मैं गलत कर दूँ, वो सब अलग बात है। तो इन्होंने प्रपोज़ किया था बॉटम अप अप्रोच। देखो टॉप डाउन का मतलब वही जो सिंपली हम लोगों ने पढ़ा कि पहले अपना तुम डेटा वेयर हाउस बनाओ, इसके बाद उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करो, मतलब जो डेटा मार्ट हैं उन्हें बाद में क्रिएट करो। लेकिन ये जो इनका जो बॉटम अप अप्रोच है इनका मतलब है कि मतलब इनकी जो अप्रोच है वो कहती है कि पहले ही तुम डेटा मार्ट बना लो, इसके बाद उनको इंटीग्रेट कर देना डेटा वेयर हाउस में। चलो अब सीधा हम स्टेप्स देखते हैं जो कि ये हमें पढ़ना है। तो स्टेप्स इन बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस, सबसे पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो वो तो होगा ही होगा। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतने सारे प्रोसेस पढ़े, सब में पहला स्टेप क्या था, रिक्वायरमेंट। भाई कोई भी काम करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए, कुछ भी बनाने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि जो भी यूज़र है या जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ओनर है जो तुमसे कह रहा है कि हमें डेटा वेयर हाउस बनाओ, तो पता तो होना चाहिए ना कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों बनाना चाह रहा है, वो क्या चाहता है। तो चलो इसे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस लीडर आर आस्क्ड व्हाई दे नीड अ डेटा वेयर हाउस, मतलब वही जो मैंने बताया कि जो भी बिजनेस लीडर है उससे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आखिर उसे डेटा वेयर हाउस क्यों चाहिए, क्या नीड है। तो उससे मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने बस ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया है। हालांकि तुम मेंशन कर भी सकते हो पेपर में, एग्जाम में, कि मतलब उससे हो सकता है पूछ लिया जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्या तुम्हें सेल्स ट्रेंड देखना है या तुम्हें एनालाइज करना है लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट। तो इस तरीके के तुम उससे क्वेश्चन पूछोगे ताकि उसकी तुम नीड समझ सको क्या है। की डिसीजन इन दिस स्टेप, मतलब इस स्टेप में जो भी डिसीजन है वो देखते हैं। इन दिस स्टेप वी डिसाइड विच सब्जेक्ट सच एज सेल्स, एचआर और मार्केटिंग शुड बी फोकस। मतलब वही है कि जब तुम उस बिजनेस लीडर से जब तुम ये क्वेश्चन करोगे और समझोगे उसकी नीड, तो तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि आखिर तुम्हें किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, सेल्स में कि एचआर की मार्केटिंग, यही सब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई इतना टफ नहीं है, सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट टॉपिक है, सब बहुत आसान है। अब देखते हैं, ये हमने पहला स्टेप देख लिया। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2 और 3 में क्या है। स्टेप नंबर 2 है फिजिकल इन्वायरमेंट सेटअप, मतलब वही फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब समझ गए जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी तुम
एक तरीके से ऐसे समझो कि जैसे अगर तुम कोई घर बना रहे हो तो उसमें देखना कि किस लैंड पे, मतलब ज़मीन वगैरह देखना, लैंड कहाँ पे घर बनेगा और उसकी दीवारें वगैरह उठवा देना। तो वैसा ही है तुम्हारा स्टेप कि यहाँ पे हम फिजिकल इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब। वंस इट बिकम्स क्लियर व्हाट वी नीड टू बी डन, मतलब एक बार अगर हम इस स्टेप में एक बार हम समझ गए, हमने डिसीजन ले लिया हमें क्या करना है, कहाँ क्या फोकस करना है, क्या नीड है बिजनेस ओनर की, तो हम क्या करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू दैट प्लान, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या प्लान करेंगे, सर्वर, क्लाउड स्टोरेज और सॉफ्टवेयर वगैरह ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे, परचेज करेंगे, सेटअप करेंगे। यही सब करना है इस स्टेप में। अगला देखते हैं स्टेप नंबर 3, इसमें क्या है, डेटा मॉडलिंग, मतलब कि एक ब्लूप्रिंट बनाना, डेटा को मॉडल करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इन दिस स्टेप इट इज़ डिसाइडेड हाउ द डेटा विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड इनसाइड द वेयर हाउस, मतलब कि डेटा किस तरह हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और जैसा कि मैंने, अगर तुम्हें याद हो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने, चलो वापस चलते हैं, हाँ ये रहा सिलेबस। ये देखो मैंने कहा था ना मल्टी डायमेंशनल मॉडल, मतलब डेटा को जिस तरह अरेंज करोगे उसका जैसा शेप दिखेगा तुम्हें उसी पे कुछ नाम दे दिए गए हैं। अगर तुमने ऐसे 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 डेटा अरेंज किया यानी वो स्टार जैसा दिख रहा है तो वो स्टार स्कीमा हो गया। ठीक है, तो अब वापस यहाँ पे आते हैं, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे। तो मतलब डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसे अरेंज करेंगे। इन दिस प्रोसेस टेबल एंड देयर रिलेशनशिप आर क्रिएटेड। ठीक है, मैंने एक पॉइंट बता दिया एक्स्ट्रा कि यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं, उनकी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। प्लस जो मैं बताना चाह रहा था जिसके लिए मैं पीछे गया था, स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा ये यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब डेटा को हम इस तरह अरेंज करते हैं कि उनका जो एक तरीके से अरेंजमेंट है वो इस तरह दिखता है। तो मल्टी डायमेंशनल में तुम ये पढ़ोगे ये दोनों टॉपिक। अब बात करते हैं स्टेप 4 की, जो कि है तुम्हारा ईटीएल प्रोसेस डेवलपमेंट, और ये मैंने स्टेप तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया था कंपोनेंट वाले टॉपिक में, तो यहाँ ऐसा खास कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एज सीन इन दी प्रीवियस डायग्राम, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, वी नाउ बिल्ड ईटीएल पाइपलाइन। हाँ ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि हम लोग क्या करते हैं जब ये सब हो गया कि मतलब हमने उसका एक फिजिकल इन्वायरमेंट भी सेटअप कर लिया और डेटा मॉडलिंग भी कर ली, मतलब कि डेटा को अरेंज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और उसको स्टोर कर लिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो हमारा ईटीएल वाला जो स्टेप आता है जहाँ पे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोड करते हैं, तो ये जो स्टेप है ये थोड़ा वैसा मतलब टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है और बार बार ये करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी स्क्रिप्ट यहाँ पे हम सेट करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर सेट करते हैं कि ये जो काम है ये ऑटोमेट हो जाता है, मतलब अपने आप ही ये होता रहता है और ये मतलब ये सब आपस में कनेक्ट कर देते हैं और ऑटोमेट कर देते हैं। इसीलिए बोला गया है कि नाउ वी नाउ बिल्ड ईटीएल पाइपलाइंस, मतलब पाइपलाइन मतलब वही एक कनेक्ट करके उसे ऑटोमेट कर देना। अब बात करते हैं स्टेप 5, 6, 7 की। तो ये 3 स्टेप एक ही बार में जल्दी से पढ़ लेते हैं। 5वां है तुम्हारा बिल्डिंग डेटा मार्ट, जो कि तुम जानते हो, रिपोर्टिंग, देन एनालिटिक वगैरह, फिर लास्ट में टेस्टिंग। देखो बिल्डिंग डेटा मार्ट एंड क्यूब, आफ्टर लार्ज डेटा वेयर हाउस इज बिल्ड, मतलब जब तुम्हारा डेटा वेयर हाउस सब बन गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं वही स्मॉल पार्ट में उसे मतलब डिवाइड करके अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, जैसे फाइनेंस एंड ये वो, ये सब मैं बता चुका हूँ इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा 6th स्टेप है रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स सेटअप। द डेटा हैज़ अराइव्ड बट नॉन टेक्निकल मैनेजर, मतलब वही है कि देखो यहाँ तक तो तुम समझ गए कि हमारा डेटा हो गया, सेव हो गया, हमने डेटा निकाल भी लिया, ठीक है, एनालिसिस भी कर रहे हैं, लेकिन जो मैनेजर है मतलब जिसे तुम्हें ये सारी एनालिसिस शो करना है, अब ज़रूरी नहीं कि उसे उतनी टेक्निकल नॉलेज हो, मतलब होगी लेकिन इतनी नहीं होगी कि उसे सारी एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह समझ आएँ ये सब। तो उसके लिए मतलब ये भी चीज़, ये डेटा वेयर हाउस में ये चीज़ भी इंटीग्रेट कर दी गई है। यहाँ पे मेंशन होगा जैसे कि हाँ पावर बीआई, टैबलू और एक्सेल, ये तुम जानते हो, ये सब डेटा को अच्छे से विजुलाइज करने में, चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में अच्छे से विजुलाइज करने में ये सब हेल्प करते हैं, जो भी तुम्हारे पावर बीआई, टैबलू और एक्सेल वगैरह हैं। तो देयरफॉर इन दिस स्टेप टूल्स लाइक दीज आर कनेक्टेड टू डेटा वेयर हाउस, ये सब कनेक्ट होते हैं ताकि तुम अच्छे से, जो भी तुम्हारा मैनेजर है उसको तुम अच्छे से
शो कर सको, जो भी तुम्हारी एनालिसिस है, जो भी रिजल्ट्स हैं। सो दैट द डेटा कैन बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्टिव ग्राफ्स एंड चार्ट। किसको शो करोगे? मैनेजर को, क्योंकि उसको उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। और प्लस हो भी तो भी थोड़ा समझना आसान हो जाता है ग्राफ और चार्ट में जब हम कोई चीज़ समझते हैं। चलिए लास्ट स्टेप देखते हैं, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। आफ्टर एवरीथिंग इज बिल्ड, टेस्टिंग इज परफॉर्म। मतलब जब सारी चीज़ें हो गई तो हम क्या करते हैं? हम टेस्टिंग करते हैं कि मतलब सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं कि नहीं, हमारा सारा डेटा करेक्टली लोड हुआ है कि नहीं, आर द रिपोर्ट शोइंग करेक्ट नंबर, जो हमारी रिपोर्ट है वो करेक्ट नंबर शो कर रही हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। अगर सारी चीज़ें सही हुई, हमारा टेस्ट एकदम पास हुआ, इफ़ एवरीथिंग इज़ करेक्ट, देन हम क्या करेंगे? जो भी हमारा सिस्टम है उसको डिप्लॉय कर देंगे, उसे लाइव कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर की। सो नाउ वी विल सी हाउ वी कैन मैप द डेटा वेयर हाउस टू मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। देखो हम जानते हैं कि ये जो डेटा वेयर हाउस होता है, इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, बहुत ह्यूज डेटा सेट्स होते हैं, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन करी जाती हैं। अब क्योंकि यहाँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन करी जा रही हैं, तो अगर यहाँ पे एक सीपीयू पे सारा काम होगा तो उस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, सिस्टम हमारा क्रैश कर जाएगा। तो इसको इफिशिएंटली हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। बेसिकली इसमें हम करते ये हैं कि एक साथ कई सारे सीपीयूज हम, यानी जो प्रोसेसर हैं, वो इसमें अटैच कर देते हैं, और जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके हर एक सीपीयू को थोड़ा थोड़ा डेटा दे देते हैं, मतलब डेटा को डिवाइड कर दिया। तो अब इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई क्वेरी रन करेंगे तो सारे सीपीयू साइमल्टेनियसली प्रोसेस करेंगे उसे, तो एक सीपीयू पे लोड नहीं आएगा, तो जो हमारा पहले सिस्टम स्लो हो रहा था वो अब फास्ट हो जाएगा। बस यही हमें मेन यहाँ पे पढ़ना था। तो यहाँ पर देखो वही सब लिखा हुआ है कि मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन डेटा वेयर हाउस टू हैंडल वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज इफिशिएंटली। सिंस डेटा वेयर हाउस प्रोसेस ह्यूज डेटा सेट्स एंड एनालिटिकल क्वेरीज, a single processor यानी CPU system may become slow. Therefore, multiple processor CPUs are used to share workload and improve performance. ठीक है, मीनिंग में भी मैंने वही बात लिखी है, बस उसको दूसरे तरीके से लिख दिया है कि हम मैपिंग क्यों करते हैं, उसका रीजन बताया है, जो कि वही बात दोबारा लिख दी है बस दूसरे तरीके से। इसके बाद अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब अगर हम मैप करते हैं अपने डेटा वेयर हाउस को मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर से, तो क्या होगा? ये हमारे सिस्टम को अलाउ करेगा, यानी कि हमारे सिस्टम को क्या एडवांटेज मिलेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये 3 मैंने एडवांटेज लिख दिए हैं, जैसे कि जो हमारा सिस्टम है वो लार्ज क्वेरीज को काफी फास्टर प्रोसेस करेगा, मल्टीपल यूजर को साइमल्टेनियसली हैंडल कर लेगा, सिस्टम की स्केलेबिलिटी इंप्रूव करेगा, और रिलायबिलिटी, ये दोनों ही चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी हमने पढ़ी थी कि हम अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो हम और नोड्स यानी और सीपीयूज ऐड कर सकते हैं, यानी स्केलेबिलिटी इसमें इजीली हो जाएगी। और रिलायबिलिटी हमने देखा था क्योंकि सारे जो प्रोसेसर हैं वो सब पैरेलली अटैच्ड हैं इसमें, तो अगर कोई एक सीपीयू क्रैश कर जाता है तो हमारे बाकी के जो सीपीयू हैं वो अपना प्रॉपर काम करते रहेंगे, पूरा सिस्टम बंद नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होगा? तो अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के ये जो मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर है कितने टाइप्स के होते हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। अब जैसा कि इसका नाम है शेयर्ड मेमोरी, तो यहाँ पे जो मेन मेमोरी है वो सारे सीपीयू आपस में शेयर करते हैं, साथ ही साथ जो डिस्क स्टोरेज है यानी जो हार्ड डिस्क है वो भी यहाँ पे शेयर की जाती है। तो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में तुम्हें क्या याद रखना है कि यहाँ पे मेन मेमोरी यानी रैम वो भी सारे सीपीयू आपस में शेयर करते हैं, सारे प्रोसेसर, और जो डिस्क स्टोरेज है यानी जो हार्ड डिस्क है वो भी सारे प्रोसेसर आपस में शेयर करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाइप 2 की यानी शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पर केवल डिस्क ही शेयर करते हैं,
जबकि जो मेन मेमोरी होती है वो सबकी सेपरेट होती है। ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी, सबकी अपनी अपनी रैम है, लेकिन जो डिस्क स्टोरेज है, जो हार्ड डिस्क है, वो अभी भी कॉमन है सारे प्रोसेसर के बीच में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर, तो ये जो टाइप है, यहाँ पे नाम से ही समझ आ रहा है शेयर्ड नथिंग। तो यहाँ पर हर एक प्रोसेसर की अपनी सेपरेट मेन मेमोरी है और सेपरेट हार्ड डिस्क है। ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन मेमोरी एंड ओन डिस्क। यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये कि यहाँ पर जो सीपीयूज हैं, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम्हें समझना चाहिए, वो ये है, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर होता ये है कि अब क्योंकि सीपीयूज जो हैं वो अलग अलग लगे हुए हैं, तो जब भी हम कोई क्वेरी रन करते हैं तो वो क्वेरी हर एक प्रोसेसर के पास जाती है। देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो तुम्हें समझनी चाहिए वो ये है कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, यहाँ पर जो डेटा वेयर हाउस का जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है, उस डेटा को हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और जो भी मतलब जितने भी मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं, सीपीयूज लगे हुए हैं, उनको थोड़ा थोड़ा वो डेटा दे देते हैं। इसके बाद जब भी हम कोई क्वेरी रन करते हैं तो हर एक सीपीयू, हर एक प्रोसेसर उस क्वेरी को सेपरेटली प्रोसेस करता है, वो अपने डेटा में चेक करता है जो भी उसके पास डेटा है जो उसे दिया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग वो फिर रिजल्ट देता है, और लास्ट में सारे रिजल्ट कंबाइन होकर हमें मिल जाते हैं। वही यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर मैपिंग कैसे होती है। सो द इंटायर डेटा वेयर हाउस का जो डेटा है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉल पार्ट में, एंड अ portion of it is stored in the disk of each processor. When a query arrive, each processor check only its own portion of data and then the final result is combined. वही मैंने बताया। तो हमने ये तीनों टाइप देख लिए। अब इन तीनों टाइप में जो भी फीचर, लिमिटेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो भी है वो सब हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहला जो कि हमने शेयर्ड मेमोरी पढ़ा था, जहाँ पे दोनों मेमोरी शेयर हो रही हैं, तो इसके फीचर क्या हैं। अब क्योंकि एक ही मेमोरी सबके बीच कॉमन है तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी फास्ट होगा। बट अब क्योंकि मेमोरी यहाँ पे लिमिटेड होगी, मतलब उतनी ही मेमोरी को सारे प्रोसेसर यूज़ करेंगे, तो अगर हैवी डेटा होगा, अगर तुम बड़े स्केल पे काम करोगे, तो यहाँ पर एक बॉटलनेक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मतलब कि जो प्रोसेसर है वो आपस में compete करेंगे मेमोरी के लिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो तुम्हारा टाइप है, ये जो आर्किटेक्चर इज सुटेबल है किसके लिए, सिर्फ स्मॉल टू मीडियम डेटा वेयर हाउसेस के लिए। लिमिटेशन वही जो मैंने अभी बताया कि जब अमाउंट ऑफ डेटा जब बढ़ जाएगा, जब बड़े स्केल पे काम करोगे, तो जो प्रोसेसर है वो आपस में compete करेंगे टू एक्सेस द सेम रैम, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक जैम अकर, यानी बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब बात करते हैं शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर की, शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर की। यहाँ पर सबकी अपनी रैम थी, बट डिस्क स्टोरेज अभी भी शेयर्ड है। अब क्योंकि रैम सेपरेट है तो जो रैम का ट्रैफिक है वो हट जाएगा, ये इसका एडवांटेज हो जाएगा, और क्योंकि ये यहाँ पर कॉमन है तो यही इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा। नाउ अ ट्रैफिक जैम कैन अकर एट द डिस्क लेवल इफ एवरीवन रिक्वेस्ट डेटा एट द सेम टाइम। बात करें शेयर्ड नथिंग, जहाँ पर कुछ भी शेयर्ड नहीं है, तो अब क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे कैसे वर्किंग होती है, कैसे मैपिंग होती है, तो वही इसके फीचर में लिखा हुआ है कि जो डेटा है वो डिवाइड कर दिया जाता है अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर, एंड ईच प्रोसेसर हैंडल करता है अ पोर्शन ऑफ डेटा बेस। ये इसके फीचर में लिख देना। एडवांटेज, वेरी हाई स्केलेबिलिटी एंड फास्टर क्वेरी प्रोसेसिंग। अब अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपके आ सकता है वो ये है कि व्हाई मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर डेटा वेयर हाउसिंग। तो इसके मैंने यहाँ पे 4 रीजन बताए हैं कि ये जो तुम मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो तो डेटा वेयर हाउस में क्यों इम्पोर्टेंट है। वैसे तो तुमने एक ओवरऑल तुम्हें पता है कि जो मैंने बताया था कि मतलब उसी को इफिशिएंटली हैंडल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने जो 4 रीजन लिखे हैं वो तुम अच्छे से पढ़ लेना। जैसे पहला है पैरेललिज्म, मतलब कि जो सारे सीपीयू पैरेलली जुड़े हुए हैं और साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, तो अब क्योंकि वो साइमल्टेनियसली काम करेंगे तो इससे जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो घट जाएगा और ओवरऑल इफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। दूसरा है तुम्हारा कॉन्करेंसी। यहाँ भी वही चीज है कि जो सिस्टम है हैंडल्स मैनी यूजर रनिंग क्वेरीज एट द सेम टाइम विदाउट स्लो डाउन।
मतलब कई सारी यूजर्स की क्वेरीज को वो एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर वो हैंडल करता है, रन करता है बिना स्लो डाउन हुए। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी की, तो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है, एक बार रीड कर देता हूँ। एज डेटा ग्रोज न्यू नोड्स यानी प्रोसेसर हम ऐड कर सकते हैं सिस्टम में विदाउट रीबिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब हमें स्टार्टिंग से पूरा बिल्ड नहीं करना पड़ेगा, हम उसमें आगे से जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी, हमारा वर्कलोड बढ़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम नए प्रोसेसर जो नए नोड है वो ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस। ये भी मैंने बताया था कि अगर एक प्रोसेसर फेल हो जाता है तो बाकी के जो प्रोसेसर हैं वो तुम्हारे कंटिन्यू काम करते रहेंगे बिना डाउन हुए। तो अब हमारा अगला टॉपिक है डेटाबेस सिस्टम वर्सेस डेटा वेयरहाउस। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा OLTP और OLAP क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब ये टॉपिक कंपोनेंट में आया था तब मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया था, मतलब तब मैंने ज़्यादा अच्छे से समझाया नहीं था, क्योंकि वो चैप्टर की स्टार्टिंग थी और मैं नहीं चाहता था आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। तो देखो, डेटाबेस तो हम सब जानते हैं, कोई भी कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन, कोई कैसा भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा कैसा भी, सबका अपना अपना डेटाबेस होता है, ठीक है। और डेटाबेस को देखो डेटा वेयर हाउस से कंपेयर मत करना, मतलब उससे कंफ्यूज मत होना। डेटाबेस में हालांकि डेटा होता है, काफ़ी होता है, लेकिन MB और GB में ही होता है, जबकि डेटा वेयर हाउस में टेराबाइट और पेंटाबाइट में डेटा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा होता है। तो ये जो डेटाबेस है, जैसे एग्जांपल लें, जो तुम्हारा कॉलेज है जिसमें तुम पढ़ रहे हो, उनका भी एक डेटाबेस होगा, वहाँ सारे स्टूडेंट का ब्रांच वाइज और उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, किस कोर्स में एनरोल्ड है, सारा कुछ डेटा होगा। तो ये तो हो गई डेटाबेस की कहानी। बात आती है OLTP की। तो देखो, ये जो भी तुम्हारे डेली के जो ऑपरेशन होते हैं, मतलब जो भी फास्ट एंड स्मॉल स्मॉल जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लाइक ATM से पैसे निकालना, किसी शॉपिंग ऐप में ऑर्डर प्लेस करना, या कहीं कोई नया यूज़र रजिस्टर करना, तो ये सब जो भी फास्ट एंड स्मॉल स्मॉल ट्रांजैक्शन जो भी हो रहे हैं, इन्हीं को हैंडल करने के लिए जब इसी डेटाबेस को जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, OLTP। तो बस आखिरी में एक वर्ड में बस इतना याद रखो कि ये जो नॉर्मल डेटाबेस है, इसी को हम OLTP कहते हैं। अब बात करते हैं OLAP की। तो इसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। इसका फुल फॉर्म तो बता चुका हूँ, इसका है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अब इसमें देखो, एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये जो डेटा वेयर हाउस है किसके लिए यूज किया जाता है, एनालिटिक्स, एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, इसी के लिए यूज होता है ना। तो बस इसीलिए इसको बोलते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो ये जो नाम है, ये इसके वर्किंग से ही रिलेटेड है, तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना। खैर, अगर ये समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने तो बस एक ओवरव्यू दे दिया। तो अब शुरू करते हैं कंपैरिजन इन दोनों के बीच में। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों का जो मेन पर्पस है। देखो, इसका जो मेन पर्पस है वो है डेली ट्रांजैक्शंस और डे टू डे ऑपरेशन को फास्ट करना। वहीं बात करें डेटा वेयर हाउस की, तो इसका पर्पस है डेटा को एनालाइज करना और बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। बात करते हैं डेटा टाइप की, तो ये सिर्फ करंट डेटा स्टोर करता है, जबकि यहाँ पर ये हिस्टोरिकल और समराइज डेटा को स्टोर करता है। अब बात करते हैं इसका डिज़ाइन, यानी किस चीज़ पे फोकस करता है। तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, जैसे एक स्पेसिफिक बैंकिंग ऐप या बिलिंग ऐप के लिए, जबकि ये तुम्हारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, पूरे बिजनेस के स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे सेल्स, कस्टमर पर फोकस करता है। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। यहाँ पर कंटिन्यूअस इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन चलते रहते हैं, जबकि यहाँ मोस्टली रीड ओनली होता है। यहाँ डेटा बस बल्क में लोड होता है और डिलीट अपडेट नहीं होता। क्वेरीज की अगर बात करें तो यहाँ क्वेरीज बहुत सिंपल, शॉर्ट और फास्ट होती हैं, जैसे एक कस्टमर का बैलेंस चेक करना, जबकि यहाँ क्वेरीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और एग्जीक्यूट होने में टाइम लेती हैं, जैसे 5 साल का टोटल प्रॉफिट निकालना। यूजर्स की बात करें तो देखो, पहली चीज़ तो यहाँ यूजर्स काफ़ी कम होते हैं और यहाँ यूजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट अ टाइम। कौन कौन से यूजर हो सकते हैं यहाँ पर, क्लर्क्स, कैशियर और IT प्रोफेशनल्स। यहाँ CEOs, मैनेजर्स और डेटा एनालिस्ट। डेटा साइज की अगर बात करें,
यहाँ छोटा डेटा होता है, यूजुअली 100 MB से कुछ जीबीज तक, और जबकि यहाँ बहुत मैसिव डेटा होता है, टेराबाइट से पेंटाबाइट तक मान लो। स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो ये तुम्हारा हाईली नॉर्मलाइज्ड होता है। यहाँ पर जो टेबल है वो स्मॉल होते हैं ताकि ताकि डेटा रिपीट ना हो, और यहाँ मोस्टली डीनॉर्मलाइज्ड होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मतलब जो भी डेटाबेस डिज़ाइन है वो मोस्टली डीनॉर्मलाइज्ड होता है। यहाँ पर टेबल बड़े होते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जल्दी रन हो सकें। अगर आपको ये नॉर्मलाइज्ड और डीनॉर्मलाइज्ड अगर इसका मतलब नहीं पता है तो हो सकता है ये पॉइंट आपको थोड़ा कम समझ आए या बिल्कुल समझ ना आए। देखो क्योंकि ये जो तुम्हारा जो डेटा है, मतलब डेटाबेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और डेटाबेस में यहाँ पे जो हमारा मेन जो गोल होता है वो ये होता है कि स्पेस, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा नहीं है, स्पेस हमारे पास यहाँ ज़्यादा है डेटा वेयर हाउस में, यहाँ पर हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है। और आपने मतलब जब ये टॉपिक पढ़ा होगा डीबीएमएस में तो आपने पढ़ा होगा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी होता है जब वैल्यूज रिपीट होती हैं, मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, ये सब। तो अगर हमारी टेबल में डुप्लीकेट डेटा होगा तो ज़्यादा स्टोरेज लगेगी, और क्योंकि हमारे पास यहाँ ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता डेटाबेस में, तो हम क्या करते हैं कि रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अब याद आ रहा होगा आपको, डीबीएमएस में आपने पढ़ा था। नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, मतलब टेबल को, जो एक बड़ी सी टेबल होगी उसको छोटी छोटी टेबल्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो रिडंडेंसी थी, मतलब जो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा था, डुप्लीकेट डेटा था, वो मतलब हट जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्पेस है वो कम स्पेस लेगी वो टेबल। जबकि यहाँ पर जहाँ हमें स्पेस की कोई चिंता नहीं है, यहाँ हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी से काम हो जाए। तो अब क्योंकि देखो, जो यहाँ बेनिफिट हम चाह रहे हैं वो यहाँ एक इसका डिसएडवांटेज है कि जब बहुत सारी तुम टेबल क्रिएट कर दोगे तो आपने ज्वाइंस पढ़े होंगे, तो जब भी हम क्वेरी रन करेंगे तो हमें ज्वाइन लगाना पड़ेगा, और क्योंकि बहुत सारी टेबल है, बहुत सारे ज्वाइन लगाओगे तो जो तुम्हारी क्वेरी है वो स्लो हो जाएगी। लेकिन ये भले ही एक डिसएडवांटेज है, पर हम इसको यहाँ नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ हमें उतना क्वेरी रन नहीं करनी है, यहाँ में हमें स्पेस देखनी है। लेकिन यहाँ में स्पेस की कोई चिंता नहीं, डेटा वेयर हाउस में बहुत सारी स्पेस है, यहाँ हमें क्वेरी पे देखना है कि हमारी जल्दी से क्वेरी फास्ट रन करे, ठीक है, क्योंकि हमें एनालिसिस के लिए डेटा चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी का जस्ट उल्टा, नॉर्मलाइजेशन यानी टेबल डिवाइड करना, उसी को उल्टा कर देंगे डीनॉर्मलाइजेशन। जो छोटी छोटी टेबल, जो यहाँ से हम डेटा, देखो यहाँ से ही तो डेटा यहाँ लाते हो, ठीक, तो जो छोटी छोटी टेबल हैं उनको हम कंबाइन कर देंगे, वो बड़ी टेबल बना देंगे। इससे क्या होगा, रिडंडेंसी फिर से बढ़ जाएगी, यानी जो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा है वो फिर से बढ़ जाएगा, ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा स्टोरेज इसमें लेगा। लेकिन हमें स्पेस की कोई चिंता नहीं है। अब क्योंकि टेबल कम है तो हमें ज़्यादा जॉइंट्स वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, जो क्वेरी है वो काफ़ी फास्ट रन होगी, और वही हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हो सकता है आपको समझ आ गया होगा। और अगर तुम्हें ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो वगैरह बनाने में। इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, वरना क्या पता किसी दिन डीमोटिवेट होकर वीडियो बनाने बंद कर दूं। तो इसलिए लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह मैं कंटेंट लाता रहूं। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। ये टॉपिक शुरू करने से भी पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि अभी हमें 3-4 चीजें पढ़नी है। पहला तो मल्टी डायमेंशनल मॉडल, फिर हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं, और फिर डेटा क्यूब्स, इसके बाद स्कीमा वगैरह पढ़ना है। तो अगर मैं डायरेक्टली ऐसे ही एक एक टॉपिक करके पढ़ाता जाऊंगा तो तुम उतने अच्छे से चीजें रिलेट नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं एक पूरा ओवरव्यू देता हूँ कि ये सारे टॉपिक कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और कैसे ये मल्टी डायमेंशनल मॉडल आया कंसेप्ट। देखो, ये जो नॉर्मल डेटाबेसेस होते हैं, इनमें हम डेटा को 2D टेबल्स में, मतलब जिनमें रोज और कॉलम होती हैं, उनमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। तुमने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा भी होगा, डीबीएमएस में ईआर मॉडल वगैरह यूज करते हैं, और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग हम 2D टेबल्स में डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे वहाँ ईआर मॉडल का यूज करते थे, वैसा ही कुछ समझ लो कि यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशनल मॉडल का यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने से पहले या स्टोर करने के लिए। लेकिन हम
कर क्यों रहे हैं ये समझो। देखो नॉर्मल डेटाबेसेस में डेटा इतना ज्यादा नहीं होता था और ना ही इतनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वहाँ करनी होती है, तो वहाँ पर 2D टेबल से काम चल जाता है। लेकिन जो डेटा वेयर हाउसेस में जो डेटा होता है वहां पर हम बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज कोई कंपनी है, वो सेल्स के डेटा को एनालाइज करना चाहती है, तो वो उसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसे एनालाइज करेगी। जैसे एक एग्जांपल पहले ये वाला देखो, बाद में ये देखना, हाउ मेनी लैपटॉप्स वर सोल्ड इन कानपुर ऑन दिवाली लास्ट ईयर। अब देखो यहाँ पर कितने पैरामीटर हैं या कितने पर्सपेक्टिव से हम इसे एनालाइज कर रहे हैं, या फिर हम कहें कितने अलग अलग डायमेंशन से हम ये एनालिसिस करने जा रहे हैं। पहला क्या प्रोडक्ट है, कैटेगरी उसकी लैपटॉप, दूसरा उसका लोकेशन, सिटी, स्टेट और टाइम दिवाली लास्ट ईयर। इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे 3 डायमेंशन है, टाइम, लोकेशन, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में वही किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, किस ब्रांड का है, लोकेशन में तुम्हारा किस सिटी में तुम देखना चाह रहे हो जो भी सेल्स है, स्टेट, कंट्री, और टाइम में तुम्हारा ईयर, मंथ, डे। तो इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होती है उसके लिए जो 2D टेबल है वो इनफ नहीं है। हम डेटा को अलग अलग डायमेंशन से देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, इसलिए हमें मल्टी डायमेंशनल मॉडल की जरूरत पड़ी। अब कैसे वर्क करता है ये मॉडल, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि डेटा को स्टोर करने के लिए हम इस मॉडल का यूज करते हैं और डेटा को वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, और इसके बाद जब हम क्वेरी रन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो बहुत फास्ट काम होता है, क्योंकि ऑलरेडी डेटा को हम अच्छे से अरेंज कर चुके हैं, ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। ये तो तुम समझ गए, अगर क्वेश्चन आ भी गया तो भी तुम लिख दोगे। बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल मॉडल क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो तुम ये लिख देना। अब इसे पढ़ो, बिल्कुल आसान लगेगी। अ मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। एक तरीका होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, स्टोर करने का, इन डेटा वेयर हाउस, सो दैट इट कैन बी एनालाइज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि वही अलग अलग डायमेंशन से उसे देख सको। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे दिया कि अगर सपोज करो कोई कंपनी है, वो एनालाइज करना चाहती है डेटा, तो अलग अलग डायमेंशन के बेसिस पे करेगी, और दिस टाइप ऑफ एनालिसिस बिकम इजियर विद मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक, इतना तो तुम समझ गए। अब ये यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं, मतलब ये 2 टेबल, इनके बारे में समझ लो, ताकि ये जो अगला टॉपिक है ये भी समझ जाओ। फिर मैं तुम्हें 2 चीजें और रिलेट करके बताऊंगा इससे। पहली बात तो ये समझो कि डेटा वेयर हाउस में जितना भी डेटा होता है वो मेनली हम 2 टेबल में डिवाइड करके उसको स्टोर करते हैं। पहली होती है फैक्ट टेबल और दूसरी होती है तुम्हारी डायमेंशन टेबल। फैक्ट टेबल की बात करें तो दिस इज द मेन टेबल, इट कंटेन्स द नंबर एंड मेजरमेंट दैट वी वांट टू एनालाइज। यहाँ केवल बस इतना समझो, देखो ये सब तुम खुद से रीड कर लेना, मैं तुम्हें बस मेन बातें बताता हूँ। जो फैक्ट टेबल होती है उसमें मेन तुम्हारे नंबर्स होते हैं, मेजरमेंट्स होती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो कि जैसे तुम सेल्स देख रहे हो, तो कितनी सेल्स हुई, ठीक है, कितने प्रोडक्ट बिके, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना तुमने डिस्काउंट दिया, ये सब जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, मेजरमेंट हैं, ये सब तुम्हारे फैक्ट टेबल में होते हैं। बात करें डायमेंशन टेबल की, तो ये तुम्हें एक तरीके की कंटेक्स्ट प्रोवाइड करती है टेबल। जैसे कि जो भी तुमने बोला कि ये प्रोडक्ट इसकी इतनी सेल हुई है, ठीक, या इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो वो प्रोडक्ट है कौन सा, प्रोडक्ट का नेम, उसकी कैटेगरी, और तुम्हें क्या कहते हैं उसका टाइम भी पता चलेगा, डे, मंथ, कब वो सेल हुई, कौन से ईयर में, किस सिटी में, उसकी लोकेशन पता चलेगी। तो ये जितनी भी अलग अलग डायमेंशन है, ये हमें ये हमें डायमेंशन टेबल से पता चलता है, और इनकी जो मेन जो वैल्यूज होती हैं, ठीक, वो हमें फैक्ट टेबल से पता चलती है। अभी डायग्राम अभी देखेंगे, टेंशन ना लो। बात करते हैं मेजर। मेजर कुछ नहीं है, खुद से पढ़ लेना, अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ। मेजर क्या है, जो भी वैल्यूज है तुम्हारी, जो भी हम लोगों ने यहाँ देखा, जो वैल्यूज हैं उन्हीं को मेजर कहते हैं। जैसे टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 50,000, और इन्हीं वैल्यूज के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करी जाती हैं, जैसे सम, एवरेज वगैरह वगैरह। अब यहाँ देखो, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल को जब तुम मिलाते हो, जब कंबाइन करते हो, तो तुम्हें डेटा क्यूब्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं अभी देखेंगे, टेंशन न लो। दूसरी चीज, ये जो डायमेंशंस हैं, अगर तुम इन्हें प्लॉट करके देखो, सपोज करो यहाँ है तुम्हारी लोकेशन, ठीक है, और यहाँ है तुम्हारा टाइम, और यहाँ है प्रोडक्ट, ठीक, ये प्रोडक्ट है, ये टाइम है, ये लोकेशन है। देखो ये 3 डायमेंशन है ना, टाइम, लोकेशन, प्रोडक्ट। तो वही जब हम 3 यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमें ये डेटा क्यूब्स मिल जाएगा, एक मतलब 3D स्ट्रक्चर क्यूब बन जाएगा। तो डायमेंशन से मैंने तुम्हें एक इसको एनालाइज करके मैंने एक तुम्हें कनेक्ट करके दिखा दिया, और दूसरा मैंने बताया कि जब तुम टेबल को कंबाइन करोगे तो तुम्हें क्यूब मिलेगा। देखो जो भी डायमेंशन टेबल से हमें एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, जैसे ईयर, प्रोडक्ट, वो सब यहाँ लिखे होते हैं, ठीक है, और जो हमें फैक्ट टेबल से जो वैल्यूज मिलती हैं वो
यहाँ बीच में लिखी होती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ब्लैक कलर की जो बाइक है 2010 में जो भी सेल हुई है वो ये लिखी है 425 बाइक की सेल हुई। तो इस तरह इसको रीड करते हैं। यहाँ पे हमें सारे एट्रीब्यूट्स यानी सारी डायमेंशंस मिल जाती हैं और यहाँ अंदर हमें वैल्यूज मिल जाती हैं। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दे दिया है। जैसे यहाँ देखो, ये तुम्हारा लिए लोकेशन है, ये टाइम है और ये तुम्हारे प्रोडक्ट हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक ये सेल है और यहाँ पे उसकी वैल्यूज रखी हुई हैं। तो अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं? अभी तक हमने देखा मल्टी डायमेंशनल मॉडल कैसे आया, क्यों यूज करते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी, एक हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया, इस एग्जांपल से कनेक्ट करके देख लिया डेटा क्यूब्स कैसे फॉर्म होता है। अब इसके बाद हमने ये कंसेप्ट समझा फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल, जिनको कंबाइन करके डेटा क्यूब्स बनता है। हमने डेटा क्यूब को रीड करना भी सीख लिया, कैसे क्या इसमें वैल्यूज को रीड करते हैं। और ये अब क्योंकि समझ गए हो तो अब ड्रॉ भी कर लोगे अच्छे से। अब देख लेते हैं डेटा क्यूब्स के बारे में, थोड़ी डेफिनेशन वगैरह वो सब भी तो लिखना होगा ना एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं। हालांकि कंसेप्ट तुम समझ गए हो, ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, खुद से ही लिख दोगे, लेकिन एक बार ये भी रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ डेटा क्यूब इज अ मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन डेटा वेयर हाउस। समझ ही गए होगे कि मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा वेयर हाउस में यूज होता है। जस्ट लाइक इन अ नॉर्मल डेटा बेस, डेटा इज स्टोर्ड ओनली इन 2D टेबल। ये सब मैंने देखो सब कुछ तुम्हें बता दिया है, ठीक है, रीड करने की भी जरूरत नहीं है, ये सब खुद से रीड कर लेना, वही सब कुछ लिखा हुआ है। कि इसका बिगेस्ट एडवांटेज होता है कि प्री कैलकुलेटेड समराइज पहले से ही एडवांस में सपोज होता है, जो मैंने बताया था कि डेटा को ये मल्टी डायमेंशनल मॉडल लगा के अच्छे से उसको स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है। तो जब हम क्वेरी चलाते हैं तो हमें पहले से ही जो प्री कैलकुलेटेड समराइज ये सब एडवांस में हमें मिलता है, इसलिए जो भी क्वेरी होती है वो बहुत फास्ट रन करती है। The system does not have to calculate everything from scratch, which make the answer much faster. ठीक है, तो ये सब हम समझ गए। अब बात करते हैं OLAP, ओलैप ऑपरेशन। तो देखो, जो भी डेटा होता है वो डेटा क्यूब्स के अंदर स्टोर होता है। ऐसे समझो कि जो डेटा क्यूब है वो बस एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे डेटा स्टोर है, लेकिन उस डेटा को व्यू करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, अलग अलग डायमेंशन से उसे एनालाइज करने के लिए हमें कुछ एक्शन लेने होते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। उन्हीं ऑपरेशन को हम ओलैप ऑपरेशन कहते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो दो ऑपरेशन होते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पहला है तुम्हारा रोल अप। अब देखो, अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो रोल अप को समझो तुम जूम आउट करना, और ड्रिल डाउन को समझो जूम इन करना। तो रोल अप में क्या होता है, मान के चलो तुम्हारे पास सेल्स का डेटा है 3 सिटीज का, लखनऊ, कानपुर, आगरा, ये 3 सिटीज का तुम्हारे पास डेटा है सेल्स का। लेकिन तुम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सिटीज का डेटा ना देख के, यानी पर्टिकुलर सिटीज से एनालिसिस ना करके तुम एक ओवरऑल देखते हो, यानी जूम आउट करके देखना चाह रहे हो, तुम पूरे स्टेट का डेटा देख रहे हो, पूरे यूपी का, तो उसे कहते हैं रोल अप ऑपरेशन। मतलब तुम स्पेसिफिक ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहे हो, ऊपर ऊपर देख रहे हो। और वहीं जो ड्रिल डाउन ऑपरेशन है ये जस्ट इसका अपोजिट है, कि तुम यहाँ पे जूम इन करते हो, यानी डिटेल में देखते हो, स्पेसिफिक जाते हो यहाँ पे। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2025 का सेल्स का डेटा है, लेकिन तुम एक साल का डेटा ना देख के तुम पर्टिकुलर मंथ में जा रहे हो कि इस मंथ में कितनी सेल हुई, इस मंथ में कितनी सेल हुई, इस तरह तुम डिटेल में देख रहे हो। तो बस यही है इन दोनों ऑपरेशन में, बस इतना ही था। और ये तो मैंने बता ही दिया है कि हाइपर क्यूब क्या होता है। मतलब अगर 3 से ज़्यादा डायमेंशंस हैं, 4 या 5 अगर डायमेंशन है तो फिर वो हाइपर क्यूब हो जाएगा। बाकी कंसेप्ट तुम्हारा सेम ही रहता है। मैंने इसलिए बता दिया था कि तुम्हें ये ना लगे कि बस 3 ही डायमेंशन होती हैं और क्यूब ही बनता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हाइपर क्यूब ही बन जाएगा। अब बात करते हैं स्कीमा की। तो स्कीमाज, स्कीमा क्या होता है ये तुम सब जानते हो। स्कीमा मतलब डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, ब्लूप्रिंट, कुछ भी समझो। लेकिन यहाँ पर अभी जो हम इस चैप्टर में जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्कीमा से मेरा मतलब है जो टेबल्स हैं तुम्हारी, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल, और इन टेबल्स को किस तरह डिज़ाइन किया गया है डेटाबेस में। तो मेनली हमें यहाँ पे 3 टाइप पढ़ने हैं। पहला है तुम्हारा स्टार स्कीमा
और दूसरा है तुम्हारा स्नोफ्लेक और लास्ट है तुम्हारा गैलेक्सी। तो शुरू करते हैं स्टार स्कीमा से। तो इसमें सेंटर में फैक्ट टेबल होती है और इसके चारों तरफ डायमेंशन टेबल डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होती हैं और इसका जो शेप है वो स्टार जैसा दिखता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टार जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम स्टार स्कीमा रख दिया गया। ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो डायमेंशन टेबल हैं इसके चारों तरफ ये डीनॉर्मलाइज्ड होती हैं, मतलब कि डिवाइड नहीं होती हैं। नॉर्मलाइज्ड मतलब टेबल डिवाइड कर देना और डीनॉर्मलाइज्ड मतलब टेबल डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे समझाता हूँ, अगर सपोज करो ये डायमेंशन टेबल है लोकेशन की, ठीक, तो इसी के अंदर सिटी भी होगा, स्टेट भी होगा और कंट्री भी होगा। ना कि इस टेबल को डिवाइड करेंगे कि सिटी अलग हो और स्टेट अलग हो और कंट्री की टेबल अलग हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक। ये मैं क्यों इतना ध्यान से बता रहा हूँ, क्योंकि जो अगला स्कीमा है स्नोफ्लेक, उसमें ऐसा होता है, उसमें जो डायमेंशन टेबल होती है वो नॉर्मलाइज्ड होती है। ठीक है, तो अभी बता दिया ताकि जब वो पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब एक बार इसको बस रीड कर लेते हैं। मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं बस वही लिखी हैं। ये जो स्टार स्कीमा है ये सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला डिज़ाइन है। इसके बाद इसकी डिज़ाइन कैसी होती है, जैसा कि मैंने बताया, बीच में फैक्ट टेबल होती है, सेंटर में आसपास डायमेंशन टेबल डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होती हैं। इसका डायग्राम स्टार जैसा दिखता है। जो डायमेंशन टेबल होती हैं वो डीनॉर्मलाइज्ड होती हैं और मतलब कि नो फर्दर सब टेबल्स एंड ऑल दी रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड इन सिंगल टेबल। ठीक है, एग्जांपल जो मैंने दिया लोकेशन की, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, ये देखो इसका एडवांटेज क्या होगा, अब क्योंकि जो टेबल हैं वो डीनॉर्मलाइज्ड हैं, मतलब कि ज़्यादा टेबल नहीं है, तो हमें कम से कम जॉइन लगाने पड़ेंगे, तो हमारी जो क्वेरी होगी वो काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूट होगी। ठीक, इतना समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले स्कीमा की तरफ जो कि है स्नोफ्लेक स्कीमा। अब सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं इसको स्नोफ्लेक स्कीमा क्यों कहते हैं। इसमें भी वही भले ही देखो इसमें लिखा है आगे कि जो ये स्नोफ्लेक स्कीमा है वो एक एडवांस और कॉम्प्लेक्स वर्जन है स्टार स्कीमा का, लेकिन अब वो बस लिखा है, लेकिन ऐसा खास कुछ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बीच में वही फैक्ट टेबल है और आसपास चारों तरफ इसके डायमेंशन टेबल हैं। बस डायमेंशन में क्या है कि थोड़ा सा उसको और डिवाइड कर दिया है, यानी नॉर्मलाइज्ड कर दिया है। और अब क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे जैसे ये तुम्हारा स्नोफ्लेक में होता है ना, देखो इसको ध्यान से, ऐसा लगता है और आगे जाके डिवाइड हुए हैं। बस वही इसको कंपेयर करके ये स्नोफ्लेक जैसा दिखने लगा, तो इसका नाम स्नोफ्लेक स्कीमा रख दिया गया। तो ये मैंने बता दिया कि एडवांस और कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है स्टार स्कीमा का। डिज़ाइन मैंने बता दिया, बीच में फैक्ट टेबल और आसपास वही तुम्हारी डायमेंशन टेबल जो कि फर्दर डिवाइड होती हैं स्मॉलर पार्ट में, स्मॉलर टेबल में, जो कि जिसे हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड। और क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइज कर रहे हो, टेबल ज़्यादा हो रही हैं तो ज़्यादा जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, इसलिए जो क्वेरी हैं वो काफ़ी स्लो हो जाएंगी, ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। लेकिन अब इसका एडवांटेज भी हमें ये मिलेगा कि जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे टेबल ज़्यादा हो जाएंगी, इससे क्या होगा कि जो रिडंडेंसी है वो घट जाएगी, मतलब जो डेटा है वो रिपीट नहीं होगा, तो हमारी जो स्टोरेज है वो बचेगी। और एग्जांपल भी इसका शायद मैंने अभी नहीं दिया, चलो एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे वहाँ हमने एग्जांपल दिया था ना लोकेशन का, ये वहाँ पे क्या था, एक ही टेबल में सिटी भी था, स्टेट भी था, कंट्री भी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेबल को और फर्दर डिवाइड कर देंगे, सिटी की अलग होगी, स्टेट की अलग होगी और कंट्री की अलग टेबल होगी। ठीक है, ये सब मैंने बता ही दिया है। चलो, तो ये पूरा समझ गए इसका नाम ऐसा क्यों है और ये सब इसकी वर्किंग डिज़ाइन सब देख लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो ये लास्ट है थर्ड वन, फैक्ट कॉन्स्टलेशन या फिर इसे हम कह सकते हैं गैलेक्सी स्कीमा। तो इसमें क्या होता है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो गैलेक्सी स्कीमा जो फैक्ट कॉन्स्टलेशन है, ये जो कंसेप्ट मतलब ये स्कीमा क्यों बनाया गया। तो देखो जो भी तुम्हारी बिग कंपनीज हैं लाइक अमेज़न, रिलायंस, इन कंपनीज को इन मतलब इन कंपनीज के लिए सिंगल फैक्ट टेबल इनफ नहीं है, इन्हें कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन चाहिए, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा डेटा का एनालिसिस करनी होती है। तो इसलिए
ये जो स्कीमा है इसमें मल्टीपल तुम्हारी फैक्ट टेबल होती हैं। अभी इस डायग्राम में तुम्हें दो फैक्ट टेबल शो करी गई हैं, लेकिन और भी हो सकती हैं। और डायमेंशन टेबल जैसे बाकी के स्कीमा में था वैसे यहाँ भी इससे इसके आसपास जो डायमेंशन टेबल है वो कनेक्टेड होती हैं। कुछ डायमेंशन टेबल ये लोग आपस में भी कॉमनली शेयर करते हैं। अब इसका ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो थोड़ा और समझ आएंगी चीज़ें। वन टेबल इज सेल्स फैक्ट टेबल एंड अनदर टेबल इज शिपिंग फैक्ट टेबल। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये जो दो टेबल हैं इनमें से एक टेबल है सेल्स फैक्ट की और दूसरी है शिपिंग फैक्ट की। सेल्स फैक्ट टेबल में तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हें बताएगी हाउ मच वॉज सोल्ड, कितना प्रोडक्ट सोल्ड हुआ। और जो शिपिंग फैक्ट टेबल है ये तुम्हें बताएगी हाउ द प्रोडक्ट वॉज डिलीवर्ड। ठीक है, अब ये जो दोनों टेबल हैं इनके बीच डायमेंशन टेबल कुछ कॉमन होंगी। मान लेते हैं दो डायमेंशन टेबल हैं, कौन कौन सी, एक है तुम्हारी टाइम डायमेंशन और दूसरी है प्रोडक्ट डायमेंशन। बोथ फैक्ट टेबल कैन शेयर कॉमन डायमेंशन। तो ये दोनों डायमेंशन टेबल शेयर करी जाएंगी आपस में, जैसा कि यहाँ पे तुम डायग्राम में देख सकते हो। बिकॉज मैनी स्टार, अच्छा हाँ ये मैंने जो कि काफी इंपॉर्टेंट मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, इसका नाम फैक्ट कंस्टलेशन और गैलेक्सी स्कीमा ये नाम कैसे पड़ा। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं जो कि तुम्हें मतलब समझ आ गया होगा कि अब जैसा कि फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल जब वहाँ था तुम्हारा जो सबसे पहला स्कीमा था वहाँ पे फैक्ट और डायमेंशन टेबल ये हमें स्टार जैसी दिख रही थी। अब क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा फैक्ट टेबल है तो ये देखने में मतलब जिसने भी नाम रखा उसको देखने वाले को लगा, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है लेकिन देखने वाले को लगा कि कई सारे स्टार्स हैं, उसे ऐसा दिखने में लगा। अब क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टार से गैलेक्सी फॉर्म होता है तो उसे ये एज अ गैलेक्सी उसे लगा, स्ट्रक्चर जो बना वो गैलेक्सी जैसा, इसलिए इसका नाम गैलेक्सी स्कीमा रख दिया। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा कि गैलेक्सी में सिर्फ स्टार नहीं होते और भी कई सारी चीज़ें हैं, स्टार्स होते हैं, गैसेस, डस्ट, डार्क मैटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी के लिए बस समझो कि हाँ ग्रुप ऑफ स्टार से गैलेक्सी फॉर्म होता है, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ गया। अब बात करते हैं फैक्ट कंसलेशन नाम कैसे पड़ा। अब क्योंकि देखो इसमें कई सारी फैक्ट टेबल हैं तो वहाँ से तुम्हारा फैक्ट वर्ड आ गया, और क्योंकि यहाँ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं मतलब ऐसा देखने वाले को लगा, और ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशंस, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया फैक्ट कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, तो मैंने ये भी कवर कर दिया। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इट कैन हैंडल वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली। देखो यहाँ पर ये एक सिंपल सा एक एडवांटेज लिखा हुआ है, केवल एक एडवांटेज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब अगर तुम्हें ये समझ आ गया है, अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो कि कैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हैंडल करता है और मल्टीपल डिपार्टमेंट को साइमल्टेनियसली, तो ठीक है, ये चैप्टर यहीं से ख़त्म होता है। और वीडियो थोड़ा सा स्किप कर तो लास्ट में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, कैसे क्या चैप्टर को तैयार करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो वो देखो और इसके बाद में वीडियो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अभी भी रिलेट नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आया है, तो मैं इसको समझा देता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको ये लगे कि एक छोटा सा एडवांटेज और एक लाइन का उसको रीड करो और ख़त्म करो, जैसे बाकी के यूट्यूब पर एजुकेटर्स करते हैं कि अगर जिस लाइन का मतलब समझ आया तो उसे एक्सप्लेन कर दिया 3-4 मिनट, और अगर नहीं आया तो बस एक बार रीड करके आगे बढ़ गए। लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता हूँ, तो अब मैं इसको और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो अब ज़रा ध्यान से सुनना। देखो, जब कंपनी छोटी होती है तो एक स्टार स्कीमा से काम चल जाता है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं उस टाइम। जैसे कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ सेल्स का, तो अगर छोटी कंपनी है तो हो सकता है हम केवल सेल्स ही देख रहे हों। पर एक बड़ी कंपनी जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यहाँ पर केवल सेल्स डिपार्टमेंट तो होता नहीं है कि बस केवल हमें सेल्स ही देखनी है। यहाँ तो अलग-अलग कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, शिपिंग डिपार्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट हो गया। सेल्स डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि कितना पैसा आया, कितनी सेल्स हुई, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। और शिपिंग डिपार्टमेंट देखेगा कि जो भी प्रोडक्ट है वो सही टाइम पर डिलीवर हुआ कि नहीं। और इन्वेंट्री डिपार्टमेंट देखेगा कि जो स्टॉक है वो कहाँ क्या घट रहा है, कहाँ क्या बढ़ रहा है, उसको मेंटेन करना, ये सब। नाउ लेट्स सी हाउ द गैलेक्सी स्कीमा हैंडल ऑल दिस टुगेदर, कि गैलेक्सी स्कीमा कैसे इन सारे डिपार्टमेंट को एक साथ हैंडल करता है। और इसीलिए मैंने बताया यही तो उसका एडवांटेज है कि वो कई सारे डिपार्टमेंट को एक साथ हैंडल करता है ना, हैंडल वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली।
तो कैसे हैंडल करता है वो देखते हैं। तो जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था, तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग फैक्ट टेबल होती है। जैसे अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक है सेल्स फैक्ट टेबल, और ये जो दूसरी है ये है तुम्हारी शिपिंग फैक्ट टेबल। अब ये जो सेल्स फैक्ट टेबल है इसमें लिखा होगा कितने का आइटम बिका, कितना डिस्काउंट दिया, ये सब। और जो शिपिंग फैक्ट टेबल है इसमें लिखा होगा डिलीवरी चार्ज कितना लगा, आइटम का वेट कितना था, इस टाइप की चीज़ें। मतलब बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इन दोनों डिपार्टमेंट में, मतलब सेल्स और शिपिंग, ये जो दो डिपार्टमेंट हैं जिनके हमने दो टेबल बनाई हैं, दो फैक्ट टेबल हैं दोनों की, इन दोनों डिपार्टमेंट में कुछ बातें कॉमन होती हैं या कॉमन होंगी। जैसे टाइम हो गया, प्रोडक्ट हो गया और कस्टमर हो गया। टाइम की बात करें तो इस टेबल में सेल्स होगा कि किस दिन, या मतलब टाइम उसका कि किस दिन वो सेल हुई, और शिपिंग में होगा कि किस दिन वो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। इसी तरह प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें जो होगा वो होगा कि कौन से प्रोडक्ट की सेल हुई, और यहाँ पर होगा कौन सा प्रोडक्ट शिप हुआ, कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। बात करें कस्टमर की तो यहाँ पर होगा कि किस कस्टमर ने खरीदा, मतलब किसको तुमने सेल किया। और शिपिंग में क्या होगा कि किस कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, मतलब किसको शिप किया गया। तो इस तरह ये तीनों जो हैं ये इन दोनों में ही कॉमन है। अब ये जो गैलेक्सी स्कीमा है, डायग्राम पर चलते हैं वापस। ये जो गैलेक्सी स्कीमा है ये क्या करता है कि दोनों ही फैक्ट टेबल को एक ही सिस्टम में रखता है, ठीक। और जो भी उनके बीच कॉमन है, जैसे यहाँ पर कॉमन क्या था, ये सब था ना कॉमन, तो ये जो जो भी कॉमन होता है उनको इन टेबल के बीच में रखता है। तो अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है वो सुनो। पहला बेनिफिट ये है कि डेटा रिपीट नहीं होता, और दूसरा है क्रॉस डिपार्टमेंट एनालिसिस। अब पहले इससे देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि डेटा रिपीट नहीं होता। तो देखो इसका मतलब सिंपल सा है कि प्रोडक्ट की डिटेल को बार बार नहीं लिखना पड़ता। दोनों डिपार्टमेंट एक ही प्रोडक्ट टेबल से डेटा उठा लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो सिस्टम है फास्ट रहता है और क्लीन रहता है। अब बात करते हैं क्रॉस डिपार्टमेंट एनालिसिस की। तो इसका मतलब है कि मतलब एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि जैसे मैनेजर है कोई कंपनी का, तो वो चाहे तो एक ही स्क्रीन पर दोनों डिपार्टमेंट का जो डेटा है उसे कंपेयर कर सकता है। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि ये जो गैलेक्सी स्कीमा जो होता है वो दोनों ही फैक्ट टेबल को एक ही सिस्टम में रखता है। तो इसलिए जो मैनेजर है वो दोनों डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो कंपेयर कर सकता है। जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ। हम्म, जैसे मैनेजर चाहे तो वो ये देख सकता है कि जो लैपटॉप 10 जनवरी को बिका, ठीक। सेल्स फैक्ट टेबल में देखेगा कि जो लैपटॉप 10 जनवरी को बिका, क्या वो 12 जनवरी तक कानपुर में डिलीवर हो गया या नहीं। ये शिपिंग डेटा में देखेगा, या जो शिपिंग टेबल है। तो क्योंकि टेबल एक ही सिस्टम में है तो दोनों को ऐसे वो कंपेयर कर पा रहा है बहुत आसानी से। तो ये दो बेनिफिट हैं जो मैंने यहाँ पे बता दिया है। और कैसे क्या मतलब इसकी वर्किंग है सारा कुछ मैंने समझा दिया। तो अब ये एडवांटेज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मतलब कैसे ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हैंडल कर रहा है और कैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट को एक साथ हैंडल कर रहा है। तो यहाँ से तुम्हारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लो। अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देखा है तो मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो चलते हैं सिलेबस में। जितने भी टॉपिक प्रीवियस ईयर में आए हैं मैंने उनमें स्टार मार्क कर दिया है। दूसरी चीज़, ये चैप्टर कोई इतना बड़ा या लेंदी नहीं है, थोड़े ही टॉपिक हैं, ठीक है। और प्लस मैंने सारी चीज़ें इतनी आसानी से, हर चीज़ को इतना आसान बनाकर और प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल दिए हैं। और हर जगह मैंने एग्जांपल दिया है, वही कंपनी, कहीं रिलायंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये वो, ठीक है। चाहता तो बुकीज़ लैंग्वेज में ही वही रीड करके इंग्लिश को हिंदी में बस बोलता चला जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचे, और इनमें काफ़ी टाइम भी लगता है सोचने में कि कैसा क्या एग्जांपल दूं कि जो वीडियो देख रहा है उसे समझ आए, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर वाकई अगर तुम्हें लगा हो कि नहीं, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, समझ आया हो, तो वीडियो में अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं।
बाकी नोट्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब अगली यूनिट जल्दी कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके अपलोड कर दूँ यूनिट 2, और वो भी बढ़िया से पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।